नहीं होगा। संतान नहीं होने के लिए कम से कम 3 रीजन होना चाहिए। पंचम का एट ए टाइम अपने से 6 8 12 में जाना होगा, नीच का भी होना पड़ेगा, शत्रु राशि में भी होना पड़ेगा, पापा क्रांति भी हो। तो हम कम से कम 3 हमको चीजें दिख रही है तो हम बोल सकते हैं नहीं वही संतान होने में दिक्कत है। पंचम भाव में कन्या राशि और मंगल बैठा हो, उस पर राहु की दृष्टि हो, क्योंकि पंचम राशि में भी कन्या राशि होगा। तो कन्या राशि अपने आप में बैलेंस साइन है, इसका लॉर्ड भी नपुंसक है। मंगल बैठ जाता है, उस पर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है, तो संतान सुख से बिल्कुल व्यक्ति वंचित रहता है। पंचम भाव पर राहु बुध और उस पर मंगल का एस्पेक्ट। शनि बुध भी पंचम भाव में हो, देख लीजिए शनि बुध, जैसे राहु बुध लिखा हो ना, उसी तरह शनि बुध भी पंचम भाव में हो और उस पर पाप ग्रहों का एस्पेक्ट होता है ना, तो व्यक्ति संतान सुख से बिल्कुल वंचित रहता है। हाँ, क्योंकि पंचम भाव में कन्या की कन्या राशि कहीं से भी श्रेष्ठ होता नहीं है। जो हमने ऊपर जो लिखा था वो नियम इस कुंडली में देखिए कि इसका जो पंचमेश है वो गुरु है, पंचम से अष्टम भाव में गया है और शत्रु के राशि में। तो यहाँ पे 2 नियम हमको दिख गया। पंचम भाव पर भी मंगल का एस्पेक्ट, तो यहाँ पर पंचम भाव में जल तत्व राशि यानी कि मीन राशि है। मीन खुद बृहस्पति का राशि है और जल तत्व राशि है। संतान होने में पंचम में मीन राशि में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंचमेश का अपने से 12 में जाना, अपने से छठे में जाना, लगन से भी 12 में जाना और बृहस्पति कारक होना, तो इन व्यक्ति को संतान होने में दिक्कत हुआ। और ये अभी भी जिंदा है। हाँ, 1935 के हैं। मुझे लग रहा है कि 2035 तक जिएंगे, अभी भी इनकी आयु है, बड़े फिट हैं। और ये आर्मी में थे, आर्मी में बड़े पद से ये इन्होंने रिटायर किया है। तो इनकी पत्नी तो पहले मर गई, संतान नहीं हुआ। इन्होंने दूसरा शादी किया, उससे भी कोई संतान नहीं हुआ। लेकिन जिससे इन्होंने शादी किया है उसके पास एक संतान थी, तो इनकी पत्नी भी मर गई। हाँ, आज से 6 7 साल पहले। तो हमको बहुत मानते हैं, हमको बुलाए थे, हमारे पास बहुत सारा संपत्ति है और मैं अपने बच्चे को देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो नालायक है। मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा क्योंकि ट्रस्ट ट्रस्ट में दे दीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत संपत्ति होता तो मैं ले लेता, इनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है। मैंने कहा कि इतना पचाना, बड़े बड़े लोगों को देख ली, दे दी। तो ऐसे भी बोलते हैं ना, बेईमानी के धन, निसंतानी के धन, पानी के धन, ये सब वो है, बहुत गंदा है। नोएडा में रहते हैं, बड़ा अच्छा है। तो इनकी जो वो संतान थी जिससे ये शादी किए थे, हाँ, दूसरी से, तो उस संतान का भी सुख नहीं मिला। तो अब यहाँ पर बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि एक बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति के स्थान पे यहाँ पे कोई और ग्रह होता ना, जैसे बुध होता, मंगल होता ना, तो संतान सुख मिल जाता। क्योंकि बृहस्पति ना खुद संतान का कारक भी है और ये पंचम लॉर्ड होकर के 12 में गया है। तो ये पर डबल मार पड़ गई ना, क्योंकि कारक है और पंचम दोनों ही एक ही ग्रह हो गया ना, तो ये ज्यादा दिक्कत हुआ। ये देखें, इस कुंडली में देखिए पंचमेश जो है वो मंगल है और पंचम भाव में मंगल की राशि है, अग्नि तत्व राशि है और लगन की डिग्री देख रहे हैं 9 डिग्री का है। तो यहाँ पे पंचम का डिग्री तो है नहीं, लेकिन मान के चले पंचम भी 9 10 डिग्री का होगा। तो मेष राशि पंचम भाव में है और वहां पर अग्नि तत्व राशि और केतु का नक्षत्र भी है।
और पंचमेश अपने से छठे में गया, अपने से छठा में गया, तो ये भी एक प्रकार का निगेटिव है। तो यहाँ पर भी इनको दिक्कत है। हाँ हाँ हाँ। और संतान इनको होने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, ठीक ना। और मतलब 2-3 बार तो इनको दिक्कत हो गई संतान में। और ये काफी हम इनको भी जानते हैं। और एक संतान है लेकिन वो भी बीमार रहता है। तो आप ये देख लें कि जब भी पंचम भाव पंचमेश कारक इत्यादि दिक्कत होते हैं ना, तो संतान में तो दिक्कत आना सुनिश्चित है। देखें, पंचमेश कभी कभी क्या होता है ना कि मिसकैरेज बार बार होता है। हाँ हाँ, बार बार मिसकैरेज होता है, तो गर्भपात बोलते हैं उसको। तो उसका क्या योग हो सकता है? देखें, ब्लीडिंग कराने वाला, आप एक चीज हमेशा समझ लीजिए, किसी भी लड़की की कुंडली में, फीमेल की कुंडली में चंद्रमा और मंगल पीड़ित हो जाए, दोनों एक साथ, या चंद्रमा मंगल दोनों एक साथ हो, उस पर शनि और राहु का एस्पेक्ट आ रहा हो, साथ में पंचम भाव पीड़ित हो जाता है, तो मंगल जो है ना, वो ब्लड निकालने का काम करता है, और चंद्रमा है वो ब्लड बनाने का काम करता है। और दोनों ही यदि कुंडली में पीड़ित हो रहे हैं, दोनों का एक साथ होना, अस्त होना, तो दोनों सिस्टम एक स्त्री के लिए बड़ा गड़बड़ है। तो उसके कुंडली में भी ये योग बन सकता है, यदि चंद्रमा मंगल पीड़ित है, एक साथ है, शनि मंगल राहु के, शनि राहु के प्रभाव में है, सूर्य के साथ अस्त है, तो बड़ा दिक्कत देता है। और पंचमेश मंगल या केतु के नक्षत्र में हो, क्योंकि जब केतु के नक्षत्र में जाएंगे, तो मैं पिछले क्लास में बताया था, केतु का नक्षत्र मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में पड़ता है। ये तीनों राशियां ही अग्नि तत्व राशि हैं, और केतु भी अग्नि तत्व राशि है। यानी कि इन के नक्षत्रों में, इन राशियों में जा रहा है, और उस पर पाप ग्रहों का दृष्टि होना बड़ा जरूरी है। तब ये गर्भपात बार बार होगा। ये तो मैं एकदम 100% एक्सपीरियंस किया हुआ। हाँ, मैं जिससे भी यदि मैं पूछता हूँ इस तरह प्रकार का योग में, तो वो बिल्कुल बोलती है, हाँ सर ऐसा हुआ है, जी सर ऐसा हुआ है। तो इसको, पंचमेश को मंगल केतु के नक्षत्र में जाना, मंगल केतु के साथ बैठना, और उस पीरियड में उसकी दशा और अंतरदशा, ये 12 ही घातक बनता है संतान के लिए। अभी बताया स्त्री की कुंडली में मंगल और चंद्रमा का कितना रोल होता है। पंचम भाव में मंगल केतु और अग्नि तत्व का प्रभाव सूर्य का, ये तो बड़ा ही दिक्कत देता है। हाँ हाँ, और संतान ही नहीं होने देता। चले, और पंचम भाव जिसे मंगल राहु केतु शनि बुध संतानोत्पत्ति के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। आप लिख लीजिए, ये जो आपके 5 ग्रह हैं, मंगल राहु केतु शनि और बुध, शनि बुध तो नपुंसक ही हैं, तो इनसे संतान की अपेक्षा हम क्या कर सकते हैं? मंगल और केतु तो मिसकैरेज ही कराते हैं। राहु तो यही शनि का ही छोटा बड़ा भाई है। तो एक ग्रहों को, और 6 राशियां हो गए, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये 6 राशियों का प्रभाव, और मंगल राहु केतु शनि बुध, ये 5 ग्रहों का प्रभाव पंचम के लिए, संतान के लिए कभी भी अनुकूल नहीं होता है। अब देखिए, ये जो कुंडली है, आ, पंचम में शनि, पंचमेश शनि है इस कुंडली में, और शनि पंचम को देख भी रहा है, ठीक ना। और पंचम भाव को मंगल भी देख रहा है, और इस पंचम भाव पर ना किसी प्रकार का शुभ प्रभाव नहीं, तो नहीं गुरु का प्रभाव है, नहीं शुक्र का प्रभाव, नहीं बुध का प्रभाव है, तो ये भी एक प्रकार के संतान के लिए काफी अच्छा नहीं है। लेकिन
एक चीज यहाँ पर आपको क्या देखा आपने कि पंचम भाव में पृथ्वी तत्व राशि है, क्योंकि 10 नंबर जो राशि है वो पृथ्वी तत्व राशि है। ये हमसे पहले ज्योतिष पढ़े, ऑनलाइन हमने ज्योतिष शुरू किया था, तो सबसे पहले इन्होंने हमसे ज्योतिष पढ़ा था। इनके स्टूडेंट हमारे सबसे पहले यही की पत्नी की कुंडली है, हाँ वाइफ की एक कुंडली है। तो इनका मेष लगन की कुंडली है, तो पंचम भाव में भी अग्नि तत्व राशि है, और शनि और राहु दोनों यहाँ पे बैठे हैं। और पंचमेश भी अपने से अष्टम यानी कि द्वादश भाव में जाकर के मंगल के साथ बैठा है। तो हमेशा है। याद रखना, संतान के ओके। लिए मेल कुंडली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल कुंडली हो, फीमेल की कुंडली होना चाहिए। यदि मेल की कुंडली में गड़बड़ी है और फीमेल की कुंडली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो संतान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए जब संतान की बात हो तो दोनों की कुंडली ज्यादा देखना जरूरी है। लेकिन फीमेल की कुंडली ज्यादा डिस्टर्ब है, मेल की कुंडली आ, कम डिस्टर्ब है, ऐसे कंडीशन में भी संतान नहीं होगा। तो वो कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। जो वाइफ की कुंडली है वो ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि शनि राहु दोनों पंचम बैठा, पंचमे सपने से अष्टम में गया, लगन से 12 में गया, सूर्य जो मंगल के साथ बैठा, तो बड़ा है। तो इन्होंने संतान नहीं हुआ, तो इन्होंने हॉस्पिटल में कोई बच्चा छोड़ गया था, या कहीं कूड़ेदान में कहीं कोई बच्चा छोड़ गया था। अब किसी को बच्चा मिला तो जिंदा था, तो इन्होंने उसको लाया। हम्म। और उसी को अपना पुत्री मान करके पाला। लेकिन अब वो लड़की भी इनके थोड़ी सी विरुद्ध जा रही है। लेकिन लड़की काफी पढ़ी लिखी है, बट उसका भी थोड़ा सा नेचर मतलब माँ बाप के प्रति उतना सही नहीं है। अब हम आते हैं, कभी कभी बच्चा ही हमको कष्ट दे देता है, बच्चा ही माँ बाप को कष्ट देने लगता है। तो उसको हम कैसे पता करेंगे? तो कहता है त्रिचतु पाप संयुक्त, 3 या 4, देखिए त्रिचतुर पाप संयुक्त, 3 या 4 ग्रह पंचम पंच में शुभ वर्जित है, मतलब 3 या 4 पाप ग्रह पंचम से युक्त हो, पंचम से दृष्ट हो, या पंचम पर किसी प्रकार के सभी पाप ग्रहों का प्रभाव हो, कम से कम 3 ग्रहों का होना चाहिए। और कहा शुभ वर्जित, और किसी प्रकार का भी शुभ ग्रहों का प्रभाव पंचम पे नहीं होना चाहिए। तो नीचगे पंचमे से च नीच सस्तो भवेत शिशु, तो वो जो बच्चा है वो बचपन से ही गलत संगति में पड़ जाता है। हाँ, नीच लोगों के साथ, नकारात्मक लोगों के साथ पढ़ करके, और माता पिता को ज्यादा कष्ट देता है। हाँ, वो पिछले जन्म के इनके शत्रु होता है, इसी जन्म में उन घर में आकर के पूरा का पूरा हिसाब किताब क्लियर करता है। तो पंचम में यदि 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों हो, एक ही पाप ग्रह हो तो दिक्कत है। हाँ, 2 हो जाए 3 हो जाए तब तो ज्यादा ही दिक्कत है, दुर्योधन टाइप का हो जाएगा। उसकी बुद्धि भी तो दुर्योधन टाइप की होगी, क्योंकि पंचम में उसका पुत्र है, तो उसकी बुद्धि खुद दुर्योधन की होगी, तो उसी को देख करके बच्चा तो बड़ा होगा। हाँ, तो ये भी बड़ा ही दिक्कत है। और ये कुंडली वाले भी अपने बच्चे से बड़ा परेशान है। अब यहाँ पर एक बात गुरुजी कर सकते हैं, कितना पाप ग्रह है तो इसको बच्चा हुआ क्यों? हाँ बोले। हेलो। में देखना है मेल की फीमेल की या उस बच्चे की कुंडली में, किसकी हाँ, कुंडली में ये सूत्र लगेगा, ये ये तो वाला माता पंचम भाव। पिता की कुंडली है ना, माता पिता की जी। कुंडली है ना। हाँ, नहीं, हाँ वो माता दोनों में देखना माता। है गुरुजी या पिता में? देखें, ज्यादातर पिता की कुंडली देखना चाहिए, क्योंकि वंश चलाता है हमेशा पिता। हाँ, माँ की अपेक्षा पिता की कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ की भी ज्यादा होगा, माँ की भी। लेकिन माँ की कुंडली इतना पीड़ित होगा तो उसको बच्चा ही नहीं होगा। हाँ, माँ की कुंडली यदि इतना पीड़ित हो जाए तो बच्चा ही नहीं होगा।
अब इनको बच्चा क्यों हो गया, इसके पीछे क्योंकि पंचमेश भी अपने से छठे में गया है, बृहस्पति है। पंचम भाव पे इतने चार चार ग्रह हैं, लेकिन वहां पे जो मीन राशि है और चंद्रमा का जो आस्पेक्ट पंचम भाव पे आ रहा है, तो पंचम भी जल तत्व, मीन राशि और चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव के कारण इनको संतान सुख की प्राप्ति हो। यदि संतान पंचम को चंद्रमा यदि नहीं देखता तो इनको संतान सुख में दिक्कत आ जाती, ठीक ना। अब यमल योग को बोलते हैं ना ट्विंस संतान, हाँ, जुड़वा बच्चा कैसे हो जाता है। जुड़वा बच्चा जब होता है कि जितने भी डुअल साइन है, द्विस्वभाव राशि और द्विस्वभाव ग्रह, तो इनका बड़ा प्रभाव होता है। और ट्विंस चाइल्ड चाइल्ड के लिए नवमांश ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, लगन तो इम्पोर्टेंट है ही, पंचम तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन नवमांश कुंडली ऐसे बोलते हैं जुड़वा बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे नवमांश कुंडली का थोड़ा विशेष गहन करना चाहिए, ठीक ना। और कहते हैं कि सूर्य, गुरु, चंद्रमा और मंगल द्विस्वभाव राशि के नवमांश में हो। द्विस्वभाव राशि तो आपको पता ही है कि 3 6 8, 3 6 9 12। तो D9 कुंडली में, D9 नवमांश कुंडली बनाने में, और चेक करें कि सूर्य, गुरु, चंद्रमा और मंगल D9 कुंडली में दुस्वभाव राशि पे, और इन पर बुध का ज्यादा प्रभाव हो और बृहस्पति का, क्योंकि बुध ऐसा ग्रह है कि इसकी दोनों राशियां ही डुअल है, और ये बुध भी डुअल है। हाँ, बुध को डुअल डुअल क्यों कहा जाता है, क्योंकि बुध सूर्य के पास रहता है, और सूर्य और बुध पुत्र किसका है, कौन बताएंगे, बुध किसका पुत्र है। सूर्य का। सूर्य नहीं का। नहीं, बुध एक्चुअली मून का पुत्र है, जुपिटर उसका चंद्रमा वो है। का। चंद्रमा तो का। जो बुध है वो चंद्रमा का पुत्र है ना, तारा के साथ। इसके पीछे कहानी क्या है, आप पहले मैथोलॉजी समझें। हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है कि गुरु जी के यहाँ बुध बच्चा था तो पढ़ने जाता था। नहीं नहीं, चंद्रमा गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाता था, तो गुरु जी पढ़ाते थे बृहस्पति, और बृहस्पति की पत्नी थी तारा। तो चंद्रमा ऐसे भी मतलब कैरेक्टर में बहुत अच्छा ग्रह नहीं है। चंद्रमा के बारे में आपने सुने है ना, वो पृथ्वी पर भी आ गया था। तो जलंधर वो थे ना, जलंधर के यहाँ वो वृंद वगैरह वगैरह जो भी था। तो आ, जो तारा के साथ इसका हो गया, तो तारा बृहस्पति की पत्नी थी। तो ये दोनों के जो पुत्र हुए वो बुध हो गए। बुध, बुध जो है चंद्रमा और तारा दोनों के संयोग से जो पुत्र पुत्र हुआ वो बुध है। इसीलिए बुध के अंदर बुद्धि बहुत है, क्योंकि जो तारा थी वो बृहस्पति की ओर थी ना, तो बहुत ज्यादा बुद्धि बुद्धि है, लेकिन ज्ञान नहीं है। और चंद्रमा के कारण इसके अंदर जल तत्व पूरा भरा हुआ है, क्योंकि पिता का ही अंश पुत्र के अंदर जाता है। ऐसा डीएनए पिता का हो, आज चेक कर लेते हैं। और साइंटिफिक देखें तो चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, और तारा बृहस्पति का परिक्रमा करता है। तारा एक प्लानेट है, ग्रह है। तो एक बार क्या हुआ कि तारा अपनी ऑर्बिट को खो दिया गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो सृष्टि में थोड़ा डिसबैलेंस हुआ, तो आकर के चंद्रमा से टकराया, तो इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि उससे एक टुकड़ा निकला, और दोनों टुकड़ा मिल करके एक प्लानेट बना, और वो भी अपना ऑर्बिट बना लिए। और टकराने के बाद दोनों ही जब अलग हुए तो इनका अपने ऑर्बिट पे आ गए,
और एक बुध का भी अपना ऑर्बिट बन गया और बुध सूर्य का परिक्रमा करने लगा। जब बुध के अंदर जो एनर्जी गया वो तारा का आया और चंद्रमा का आया। तो तारा के कारण क्या है, बुध के अंदर मतलब बुद्धि बहुत है, क्योंकि वो बृहस्पति ग्रह से वो बुद्धि आ गई। और जल तत्व जो था वो पृथ्वी से चला गया। तो यानी कि बुध सूर्य के पास रहते हुए भी ना, जो सूर्य की पीछे वाला जो हिस्सा है, सूर्य के साइड वाला, वो एकदम जला हुआ हिस्सा है। और जो पृथ्वी वाला चंद्रमा वाला जो हिस्सा है वो बड़ा फ्रूटफुल है। तो इसी के अंदर पूरा का पूरा बढ़िया का गुण आ गया ना बिजनेसमैन वाले का। बिजनेसमैन बड़े ही बुद्ध वाले होते हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन के जो एक रूप को देखा है ना, वो दूसरे रूप को कभी नहीं देख सकता। बुद्ध के एक रूप को जिसने देख लिया, कि जैसे कि बिजनेसमैन किसी को हायर करता है ना, तो देखना हायर करते ही उसको क्रेडिट कार्ड देता है, डेबिट कार्ड देता है, घर देता है, गाड़ी देता है, भूमि देता है, वाहन देता है, उसके बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, आने जाने का कन्वेंस देता है, संसार का सारा सुख उसको दे बुद्ध दे देता है। अब बताओ, जो इतना मेहरबान किसी पे हो रहा है, क्या वो एम्प्लॉय ऐसा समझ सकता है क्या कि बुद्ध जिस दिन नाराज हुआ उस दिन क्या करता है? आप लोग बताएं क्या करता है? जिस दिन नौकरी गई, निकाल घर देगा। भी गया, गाड़ी भी गया, क्रेडिट कार्ड का वो पासवर्ड भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, ये बिल्कुल रोड पे आके खड़ा हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं, ये जो गुण है डुअलिटी वाला, ये सिर्फ बुद्ध के अंदर है। तो बुद्ध का प्रभाव नवमांस कुंडली में चंद्रमा के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र और बृहस्पति, ठीक ना, ये तीन ग्रह जो है ना, ये कंसीविंग पावर रखते हैं। तो इनका प्रभाव, और साथ में यहाँ पे जो सूर्य बृहस्पति मंगल बताया, क्योंकि इनके साथ जाता है ना, तो एक मेल और फीमेल चाइल्ड होता है। क्योंकि ये जैसे सूर्य मेल है, गुरु भी मेल है, मंगल भी मेल है, लेकिन यही बुध का प्रभाव यदि चंद्रमा और शुक्र के साथ होगा तो दोनों ही फीमेल होगा, दोनों ही फीमेल होंगे। तो ज्यादातर ट्विंस पुत्र जो होते होंगे ना, किसी को आपने देखा होगा ना, मेल फीमेल नहीं तो ज्यादा फीमेल ही होते हैं, दोनों मेल का होना बड़ा मुश्किल है। और दो ग्रह जो है ना नपुंसक है, तो उसमें जो बुध है ना वो फीमेल नपुंसक है, और जो शनि है ना वो मेल नपुंसक है। तो बुध के अंदर वो नपुंसकता है फीमेल वाला, इसीलिए ज्यादातर शुक्र और चंद्रमा के साथ इंफ्लुएंस करता है ना, तो फीमेल चाइल्ड ज्यादा देता है। तो पंचम भाव पर भी द्विस्वभाव राशि हो और पंचमेश भी द्विस्वभाव राशि में हो, और उसका D9 जो लगन बने वो लगन भी द्विस्वभाव का हो, तो यहाँ पर ट्विंस बच्चे होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है। इसी प्रकार चंद्रमा और शुक्र कन्या राशि, अभी मैं बोला था ना, चंद्रमा शुक्र का बुध के साथ जो प्रयोग है ना, वो 100% ट्विंस देता है। और मीन राशि में भी गुरु का हो तो गुरु के अंदर भी थोड़ा सा डुअलिटी है, लेकिन ज्यादा डुअलिटी बुध के अंदर है। तो ज्यादा ये आप देख सकते हैं नोमांस कुंडली पर ज्यादा, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम आगे आते हैं। देखिए ये जो कुंडली है, ये इनको ट्विंस बच्चा हुआ था क्या, अभी है भी, वसुंधरा में रहते हैं। और दोनों बच्चों का ना नेचर बिल्कुल अलग है। हाँ, बच्चे की कुंडली अभी है नहीं मेरे पास। हाँ, इनको ट्विंस बच्चा है और दोनों 180 डिग्री में, और दोनों में मात्र 5 मिनट का भी डिफरेंट नहीं है, 4 साढ़े 4 मिनट का डिफरेंट है। और
लोग कहते हैं ना कि मैं ज्योतिषी हूँ, तो ट्विंस की कुंडली देखने में फंस जाते हैं। क्योंकि ये बताओ 5 मिनट में क्या अंतर होता है, कोई चेंज ही नहीं होता है ग्रह। लोग कहते हैं कि नहीं, उसका बहुत सारा चेंज हो जाता है। आप देखना, कुछ चेंज नहीं होता 5 मिनट में, 7 मिनट में। सिर्फ 5 मिनट में लगन की 1 ही डिग्री तो चेंज होगा ना। 1 डिग्री का मतलब D9 भी चेंज नहीं होता। D9 भी 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो 3 का मतलब 12 मिनट है। D9 कुंडली चेंज होने के लिए 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट। तो 3 डिग्री का मतलब 12 मिनट, 13.5 मिनट के अंतराल जन्म होगा तब D9 चेंज होगा, नहीं तो कोई कुंडली चेंज नहीं होती है। तो ये कुंडली बड़ा टफ है। कभी ट्विंस के बारे में बात करेंगे कि ट्विंस की कुंडली देखते कैसे हैं। बड़ा टफ होता है। तो इनके दो मतलब ट्विंस बच्चा हुआ, दोनों ही। तो यहाँ पे देखें कि जो पंचम भाव है, वहां पर भी बुद्धि की राशि है। और पंचमेश भी मतलब बृहस्पति के साइन में गया है, और उसमें गया डुअल। तो पंचम पर भी डुअल साइन, पंचमेश भी डुअल साइन। और नवमांश कुंडली देखें, कुंभ राशि 7 डिग्री का नवमांश भी निकाला है, तो धनु राशि पर है, यानी कि नवमांश। और नवमांश में भी बुध डुअल में है। अब बताओ, तो यहाँ पर डुअलिटी इतना छा गया कि इनको बच्चा भी और घर भी लिए हैं, तो दो दो लिए हैं। हाँ, एक घर में रह रहे हैं और एक और घर इन्होंने बुक कराया है। तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा है। लेकिन इनकी वाइफ हमको मतलब एक घरेलू रिलेशन है। तो इनकी वाइफ एक ही बात करती है, गुरुजी इनकी शादी तो दो नहीं होगी ना। जब भी एक ही क्वेश्चन होता है, गुरुजी शादी तो दो नहीं होगी ना। आप बार बार वो ट्विन ट्विन सिलाते रहते हो, 2 बच्चे हो गए हैं। तो वो भी हम शादी वाले में आएंगे तब पढ़ाए, बात करेंगे कि शादी भी 2-3 का योग बन जाता है। हाँ, तो ये तो मजाक करते हैं, लेकिन इनके बच्चे बड़े अच्छे हैं और होनहार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं तो लड़का हुआ लड़की हुई इनको? दोनों लड़का है, ट्विन? दोनों अच्छा। लड़का है इनको। हाँ, दोनों लड़का है, दोनों उत्पाती है, दोनों ही लड़का है। अब बुध अच्छा। का वो देखना पड़ेगा। देखो, बुध सूर्य के साथ बैठा है ना इनका, और मंगल का भी हम्म। तो एस्पेक्ट है ना बुध के ऊपर। हम्म। हाँ, और शुक्र का और चंद्रमा का इन्फ्लुएंस नहीं है ना आपके बुध के ऊपर ना। हाँ, शुक्र का भी नहीं है, नहीं पंचम पर भी शुक्र का है और नहीं बुध का है, चंद्रमा का है ना फिर। और देखो ना, चंद्रमा और शुक्र दोनों जो फीमेल प्लानेट है, वो पंचम से छठा में गया और एक 12 में चला गया। तो इसीलिए मुझे लगा कि इनको पुत्र हो गया दो। हाँ। अब एक चीज याद करें, क्षेत्र स्फुटित और बीज स्फुटित। लड़की के जो कुंडली है ना, इसको हमेशा रट लें। जो लड़का का कुंडली है ना, लड़के की कुंडली में हमेशा शुक्र और सूर्य, हाँ, और गुरु, ये 3 ग्रह स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि गुरु ना जीव है, गुरु प्राण है, और शुक्र है ना, शुक्र तो सीमा नहीं है, मतलब उसकी एनर्जी है। उसका जो बीज है, फल का बीज शुक्र है। तो बीज हमेशा मेल की कुंडली में चेक करो कि कितना दम है। जितना दम होगा, हाँ, पुत्र या पुत्री माने बच्चा उतना ही यशस्वी, इतना ही बलवान, और उतना ही पराक्रमी होगा। और शुक्र को जो बल देता है ना, वो बृहस्पति और सूर्य देगा। क्योंकि गुरु उसको जिंदा रखेगा। क्योंकि गुरु का एक नाम जीव भी है, जीव बोलते हैं गुरु को। ज्योतिष में जीव बोला जाता है। जीव का मतलब है जो आ, हमारे अंदर जो जीव है, जो हमारी शरीर की रक्षा करता है। और सूर्य उसको एनर्जी देता है।
तो शुक्र को क्या है, अब देखें, शुक्र को, सूर्य को क्या है, एनर्जी देता है, बृहस्पति जिंदा रखता है, और शुक्र वो उसका सीड है। तो सीड को एनर्जी देने वाला सूर्य है और उसको जिंदा रखने वाला गुरु है। तो इसीलिए एक मेल के चार्ट में शुक्र का बलवान होना बड़ा जरूरी है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल का शुक्र मतलब कंबस्ट भी हो जाए, मर भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्री के कुंडली में जो अच्छा होना चाहिए वो होना चाहिए चंद्रमा। चंद्रमा का क्या है, उसका ब्लड बनना चाहिए। मंगल क्या है, ब्लड निकलना चाहिए। शुक्र क्या है, बृहस्पति क्या है, कंसीव की पावर होनी चाहिए। तो यदि कभी ब्लड का फ्लो बन भी रहा है, निकल भी रहा है, और जुपिटर कमजोर है ना, तो कभी कभी डॉक्टर आप देखना, आजकल बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डॉक्टर कहता है सब सिस्टम सही है, ये भी कहता है सब सिस्टम सही है, तो कंसीव हो क्यों नहीं रहा है? यानी कि सारे का सारा सिस्टम सही है, तुम्हारा चंद्रमा भी ठीक है, ब्लड बनने की एबिलिटी भी है, और सब कुछ ठीक है, कंसीव क्यों नहीं हो रहा? जुपिटर, जुपिटर गड़बड़ है। तो फीमेल की कुंडली में मेल और फीमेल दोनों की कुंडली में जुपिटर का अच्छा होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जुपिटर तो उसका प्राण की रक्षा करने वाला है, जीव है ना। हाँ बोला, हाँ क्लास में बनी। तो उसकी जो रक्षा करने की पावर जीव के है, इसीलिए किसी की भी कुंडली हो, चाहे बच्चा हो बुढ़ा हो, उसकी प्राण की रक्षा गुरु करता है, इसीलिए नाम गुरु है। और एक चीज मैं आपको साइंटिफिक भी बता दूं, रियल में गुरु पृथ्वी की रक्षा करता है, क्योंकि गुरु के अंदर गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा है। और इस अंतरिक्ष में सबसे बड़ा प्लानेट भी गुरु है, और उसके अंदर गुरुत्व सबसे ज्यादा होने के कारण क्या है, अंतरिक्ष में कोई भी उल्कापात होता है ना, कोई भी एक छोटे छोटे ग्रह दूसरे छोटे ग्रह से टकराते हैं ना, और अपना बैलेंस डिसबैलेंस होते हैं ना, तो गुरु अपने पर खींच लेता है। आप देखना, गुरु, आप लोग पढ़े होंगे ना अंतरिक्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉट के बारे में, तो क्लियर पता होगा, वो सबको गुरु अपने आप पे खींच लेता है। इसीलिए पृथ्वी, चंद्रमा, सारे के सारे ग्रह सुरक्षित हैं। नहीं तो आए दिन इतना उल्कापात होता पृथ्वी पर कि सुबह शाम को घर बना के सोते, रात में पता चला उल्कापात गिरा और आपके घर को ही पाताल लोक में लेके चला गया। पृथ्वी की रक्षा गुरु करता है, और सभी प्रकार से करता है, इसलिए और प्रैक्टिकली भी देखोगे ना, गुरु का मतलब प्रकाश होता है, दीपक होता है। जब दीपक जलता है ना, तो देखना वो चारों तरफ के कीड़े मकोड़ों को ना अपने तरफ अट्रैक्ट करके जला के मार डालता है, और आपको बिल्कुल प्रकाश रखता है घर को। तो ये गुरु दोनों की कुंडली में अच्छा होना बड़ा जरूरी। तो बीज स्फुटित का मतलब है कि मतलब प्रोटेंसी कितना है लड़के के अंदर। तो लड़के के अंदर कितना प्रोटेंसी है, प्रोटेंसी शुक्र बताएगा। और क्योंकि उसके प्रोटेंसी में ताकत होगा, तभी वो कंसीव कराने की कैपेबल होगा। और लड़की के अंदर क्या अच्छा होना चाहिए, चंद्रमा। देखो, दोनों ही जल तत्व है, शुक्र भी है और चंद्रमा भी है, लेकिन शुक्र मेल प्लैनेट है और चंद्रमा फीमेल है। और फसल जब भी उगता है वो पानी से ही उगता है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। अब चंद्रमा का सहयोग यदि मंगल के साथ है, गुरु अच्छा है, तो 100% कंसीव पावर है और कंसीव कराने की पावर है। फर्टिलिटी, फर्टिलिटी चंद्रमा के अंदर है। इसीलिए जिस वर्ष बारिश नहीं होती उस वर्ष फसल ही नहीं होते, दुर्भिक्ष आ जाता है। तो आपके कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा तभी तो बारिश होगी।
तभी तो मन प्रसन्न रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। अब इसको चेक करने का जो सूत्र है, तो आप नॉर्मली ऐसे ही चेक कर लो। अब अ, हम ये चेक करेंगे कि लड़के के अंदर कमी है कि लड़की के अंदर। तो उसके लिए लड़का का सूर्य को ले लो, इतना मैं बताया। सूर्य की डिग्री ले ले, शुक्र की डिग्री ले ले और गुरु की डिग्री ले ले, लॉन्गिट्यूड, और तीनों को जोड़ ले, ठीक ना। और लड़का में क्या करें, चंद्रमा को ले ले, मंगल को ले ले और गुरु को ले ले, और तीनों को जोड़ ले। जोड़ने के बाद तीनों का योग कर ले। तीनों का योग करने के बाद उसकी वो देखें, जो राशि आया है, जो राशि आया है वो राशि सम है या विषम है। नियम क्या होना चाहिए, लड़के का विषम होना चाहिए ना, क्योंकि मेल, लड़का का मेल प्लानेट होने चाहिए और लड़की का फीमेल होना चाहिए, क्योंकि लड़का को कंसीव कराना है और लड़की को कंसीव करना है। तो लड़का का मेल प्लानेट आएगा, मेल प्लानेट नहीं, मेल साइन, सॉरी, मेल साइन आएगा, तो उसके पोटेंसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़का का यदि फीमेल आ गया तो दिक्कत है। और लड़की का फीमेल आना चाहिए, जैसे कि मैंने एक करके देखा है, यहाँ पर देखें, हमने लड़की की जो, लड़का का जो कुंडली लिया, उसमें सूर्य की लॉन्गिट्यूड लिया। सूर्य जो है इसी कुंडली में ऊपर वाले में, हमारे यहाँ लाइट चला गया, तो आ गया। तो सूर्य जो है वो मेष राशि 8 डिग्री अंश 33 कला और 30 विकला पर है। शुक्र जो है वो मेष राशि को पार करके वृष राशि 17 डिग्री पे है, और गुरु जो है वो तुला राशि को पार करके वृश्चिक राशि 16 डिग्री का है। हमने टोटल कर लिया, टोटल कर लिया। अब देखो यहाँ पर कौन सी राशि आई, टोटल हमने करने के बाद नीचे कौन सी राशि आए, मकर। भाई 9 राशि पार करने के बाद 10वां राशि कौन होगा, कैप्रिकॉर्न। अब कैप्रिकॉर्न आया तो यानी कि ये यहाँ सम राशि आ गया। ये लड़के के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लड़का है तो यहाँ पर राशि क्या आना चाहिए था, मेल साइन आना चाहिए, यानी कि लड़के में दिक्कत है, लड़के का उपाय यहाँ पे करना पड़ेगा। हाँ, बोल सकते हैं कि भाई ज्यादा ट्रीटमेंट लड़के को लेना है, लड़की को नहीं, क्योंकि अब इंडिविजुअली सूर्य की, अब देखो इंडिविजुअली सूर्य तो उच्च का है, क्योंकि मेष राशि में 8 डिग्री का है। शुक्र अपने घर में वृष राशि का है 17 डिग्री का, और गुरु वृश्चिक राशि में ही है। तो तीनों अपने ही राशि में है, उच्च राशि में है, लेकिन फिर भी कंसीव की पावर नहीं है। तो इसीलिए लड़के का जो है बीज स्फुटित चेक करना बड़ा जरूरी होता है। लड़की का क्या, देखो लड़की का हमने चंद्रमा का डिग्री लिया, मंगल का डिग्री लिया और गुरु का तो दोनों का ही लेना है। फिर यहाँ पे हमने चेक किया तो यहाँ विषम राशि आया, अर्थात लड़की में यहाँ पे दोनों में ही कमी है। तो यानी कि यहाँ पर संतान होने में ही दिक्कत है। यदि एक में कमी होता तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे दोनों में ही कमी है, तब तो हम बिल्कुल ही मने कर देंगे कि भाई संतान होने की उम्मीद ही मत करो, क्योंकि तुम्हारा क्षेत्र स्फुटित बीज स्फुटित दोनों ही गड़बड़ है। अब हम ये पढ़ते हैं कि जब बच्चा गर्भ के अंदर आता है ना, तो 9 महीने गर्भ में रहता है, और हमारे हिंदी मंत्र के अनुसार चैत्र वैशाख साठ में वो 10वें मास में जन्म लेता है, क्योंकि यहाँ पे और उसमें 10 दिन का फर्क पड़ जाता है। हम हमारा 28 दिन कुछ घंटे का ही लूनर मंथ होता है। तो इसीलिए लूनर मंथ और सोलर मंथ को में दिक्कत आ जाती है। दोनों को ठीक करने के लिए ना एक हम अधिमास बनाते हैं कि 3 साल बाद प्रत्येक कोई एक महीना ज्यादा आ जाता है। हाँ, कभी वैशाख, कभी जेठ, कभी आषाढ़ आ जाता है। 13
महीने का वो साल होता है, लेकिन हम एक महीने को बोलते हैं अधिक मास है। ऐसा आपने सुना होगा। इस बार भी अधिक मास है, मेरे ख्याल से जेठ 2 बार आ जाएगा। हाँ, जेठ 2 बार आ रहा है, 14 तो से स्टार्ट। तो ये अधिक मास होता है, क्योंकि लूनर और सोलर को बनाने के लिए ये सिस्टम आता है। तो हमारे अनुसार 9वें महीना बाद 10वें महीने में पूरा कंप्लीट 9 महीना करने के बाद बच्चा जन्म लेता है। तो वो 10वें भी हो सकता है, अब थोड़ा आगे कोई तो 7वें महीने में हो जाते, कोई बने हुए हैं। तो जो बच्चा गर्भ के अंदर आता है ना, जो प्रथम महीना होता है ना, वो शुक्र का होता है। शुक्र का मतलब अभी बोला था ना, शुक्र का मतलब वही जीव है। जीव है मतलब, जीव का मतलब एकदम तलर पदार्थ है, वहां पर बिल्कुल तलर पदार्थ है जो शुक्र है, सीमन है। उसी का पूरा वैल्यू है। हाँ, उसका वैल्यू नहीं है। हाँ, ये भी कि कोई ज्यादा वैल्यू हम नहीं रखते, क्योंकि संघर्ष वीर्य को करना पड़ता है। हाँ, उसको बड़ा ट्रेवलिंग करके पहुंचना पड़ता है, मतलब एक जन्म लेना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, आप सोचो, करोड़ों में एक ही जन्म लेता है, तो कितना संघर्ष करता है। तो जिसका जन्म संघर्ष से हुआ हो, करोड़ों को कंपटीशन में, एक चीज ना, एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, मैं आपको बताऊंगा, वो पढ़ें। वो संत कहते हैं कि उस समय हम करोड़ों को मात दे करके हम जन्म लिए हैं, तो यहाँ पर भी हमको सर्वश्रेष्ठ होने के लिए करोड़ों को मात देना पड़ेगा। मैंने उससे ज्यादा भौतिक दुनिया में हमको संघर्ष करना है। जब भौतिक दुनिया में बड़ा बनना पड़ेगा तो बहुत संघर्ष करना है। बिना संघर्ष किए कुछ नहीं करना है, और संघर्ष करते करते ऊपर निकल लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, हम सीमन सी बात बताता हूँ। करोड़ों सीमन थे, बच्चे मतलब था, वो बड़ा स्ट्रगल करके अपनी यात्रा पूर्ण करके जा करके एक के साथ वो संपर्क में आ करके वो जन्म लिया। फिर तीसरे महीने में आ करके जब वो यहाँ पर जन्म लिया, किसी गरीब परिवार में जन्म लिया, यहाँ पर भी करोड़ों अथक प्रयास करने के बाद 10,000 करोड़ का असामी बना राकेश झुनझुनवाला, और 33,000 करोड़ का असामी बन करके मर लिया। अब बताओ उसने किया क्या? तो किया क्या मतलब, आज जब वो 33,000 करोड़ कमाया, तो मैं बता दूं उसका भोग भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो टेबल से चल भी नहीं सकता था, डायबिटिक थी, वो खा भी कुछ नहीं सकता था, ब्लड प्रेशर था। तो मतलब डॉक्टर डिसाइड करता था कि तुम्हें कौन से चीज कितना क्वांटिटी में लेनी है, लेकिन संघर्ष ऐसा था कि मत पूछे। तो संघर्ष करते करते ऊपर ही चला गया। तो इसलिए कहते हैं कि तुम जहां पे रहो ना, स्थिर रहो, परमात्मा को जहां ले जाना होगा ले जा देगा। लेकिन भौतिक दुनिया के लिए नियम के, अध्यात्म के लिए होता है। जो प्रथा मंत्र जो होता है शुक्र का होता है, इसीलिए शुक्र को हम लग्जरियस बोलते हैं। इसीलिए शुक्र को हम बोलते हैं कि हाय तोबा है, मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, भूमि चाहिए, वाहन चाहिए, क्योंकि वो करोड़ों को देख रहा है। हमको करोड़ों से आगे रहना है, तब जाकर के हम सफल होंगे। जिस दिन वो सफल हो गया अपने जीवन में, उसके कुंडली में शुक्र एक्टिवेट हो गया। शुक्र का मतलब होता है कामना। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो सीड होती है, वो सीड ही हमारी कामना की है। जो शुक्र से हमारा जन्म हुआ, तो हम परमात्मा के कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। ये जो शरीर ही संसार का है, तो ये शुक्र ही पहला मंत्र है। जिसके कुंडली में शुक्र जबरदस्त होगा, अच्छा होगा, आपके कुंडली में शुक्र अच्छा होगा, तो 100% आपके अंदर कंसीविंग पावर है। और यदि वो कंसीव हो गया ना, तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। मतलब वो शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है, फर्स्ट मंथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अब आता है दूसरा मंथ, उसका लॉर्ड होता है मंगल। मंगल पूरा ब्लीडिंग ब्लड,
फिर वो पूरे ब्लड में मिल करके अपना स्वरूप तैयार करता है, वो पूरा का पूरा मंगल है। तो सेकेंड मंथ बड़ा रिस्की होता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि मंगल क्या है, ब्लीडिंग, कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो आप भी याद रखना, किसी को भी कंसीव हो रहा है तो फर्स्ट मंथ शुक्र का उपाय बताओ, सेकेंड मंथ बृहस्पति का, यानी कि चौथे हफ्ते के बाद पांचवें हफ्ते से मंगल का उपाय। उसके कुंडली मंगल देखे कहाँ पे है, मंगल पे कोई पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है, मंगल उसके 6, 8, 12 में तो नहीं है, मंगल तो उसके अग्नि तत्व राशि में नहीं है, नहीं तो उसको बहुत स्टीम लेवल का प्रॉब्लम परेशानी दे सकता है। हाँ, ऐसा मंगल बहुत सारा अग्नि तत्व के कारण है, तो पेट में जलन, वोमिटिंग होना, हाँ, खाना नहीं पचना, क्योंकि अंदर अग्नि को इतना एक्टिवेट कर देता है ना, तो अति सर्वत्र बढ़ जाए तो मुंह से भी बाहर आना, मतलब बड़ा दिक्कत होता है। तो मंगल को आपको जितना शांत करवा लो, और उस महीने उस मंथ जितना उसको ठंडा ठंडा चीज खिला लो, वो सबसे अच्छा रहेगा। तीसरा महीना जा करके ना गुरु का होता है, फिर तीसरा महीना जब गुरु आ जाता है ना, तो जीव, गुरु का नाम है जीव, थर्ड मंथ, तो उसके बाद वो जीव खुद अपना रक्षा करना लगता है, अहम, अहमत्व आ जाता है, जीव आ जाता है। शुक्र जब मंगल के कंडीशन में आता है तो उसको जीव का अनुभूति हो जाता है, जब जीव जीव ये समझ लेता है, उसी के बाद वो परमात्मा से दूर हो जाता है। जिस दिन गुरु आया, गुरु आते ही उसको ज्ञान दे दिया, लेकिन वो संसारिक ज्ञान देने के बाद वो परमात्मा से लिप्त होकर के वो शरीर की खुद रक्षा करने लगता है। यानी कि थर्ड मंथ के बाद किसी का मिसकैरेज हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूं। उसके बाद एबॉर्शन ही कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। हाँ, मर मिटना हो तो दूसरे महीने में। एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, उनका क्वेश्चन था, गुरुजी मैंने गलती से या सही से कुछ एबॉर्शन या मिसकैरेज हुआ है, उसका पाप लगेगा कि नहीं? ये भी बड़ा, भ्रूण हत्या का पाप। तो आप याद कर लें, यदि दूसरे मंथ से पहले का है तो कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो मंगल ही है, उसको जीव से मुलाकात ही नहीं हुआ, उसको ज्ञान से मुलाकात ही नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे दूसरा मंथ बीत गया है, उसके बाद जीव हत्या का पूरा पाप लगेगा। उसको उसके पाप के फल को भोगने पड़ेंगे। हाँ, चाहे कहीं भी हो, उसके कुकर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो ये जो जीव अब पहले, उसके बाद तो वो लड़का चाहे लड़की हो मरता नहीं, ये तो फिर उसके बाद जो उसके शरीर में जो सूर्य है वो हड्डी है। हाँ, क्या बोलते हैं, हड्डी, सूर्य हड्डी का कारक होता है। हाँ, और शुक्र जो है वो चेतना का कारक होता है, मंगल अहंकार का कारक होता है, और गुरु ज्ञान का कारक होता है। यानी कि जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब 4 महीने के अंदर बच्चे के अंदर आ जाते हैं, हमेशा इसको लिख लीजिए। जो मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और वो तीसरे महीने में चारों के चारों चीज आ जाता है। मन थोड़ा नहीं बोलेंगे, चित्त बोलेंगे, चित्त अहंकार, चित्त अहंकार, सब कॉन्शियस कॉन्शियस, ये सब उसको आ जाते हैं, पहले जीव भी आ जाता है तीसरे महीने में। तो अब आता है गुरु सूर्य, चतुर्थ मंथ में उसका हड्डियां भी तैयार हो जाती है, हड्डी। चंद्रमा आते आते ब्लड सर्कुलेशन भी शुरू हो जाता है, चंद्रमा ब्लड है, उसके अंदर ब्लड बनने लगता है। छठे महीने में शनि आते उसके नसें भी बन जाती हैं, शनि नसों का कारक होता है। गुरु आते आते त्वचा भी बन जाए, बुध स्किन का कारक है, त्वचा का कारक है। हाँ, इसीलिए ब्लड और स्किन में बड़ा अंतर है। मैं चलो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बताऊंगा आपको। जो बुध है वो हमारे स्किन है, त्वचा है, तो त्वचा भी उसी के अंदर आ जाता है, गंध भी उसके अंदर आ जाता है, हाँ, स्पर्श भी उसके अंदर आ जाता है। तो यानी कि छठे महीना बाद, 7वें महीने जैसे हुआ ना, वो कभी भी जन्म ले, यानी कि 6 महीना बाद बच्चा कभी भी जन्म ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन 6 महीने, 7 महीने तक उसको पूरा कंप्लीट बन जाता है, कोई ग्रह की कमी नहीं है, सातों ग्रह उसको तो एक्टिवेट हो गए ना, राहु केतु ग्रह थोड़े ही है भाई। हाँ,
यहाँ पे सूर्य भी आ गया, चंद्रमा भी आ गया, मंगल भी आ गया, बुध भी आ गया, गुरु भी आ गया, शुक्र भी आ गया, शनि भी आ गया भाई। जब 7 ग्रह एक्टिवेट हो गए तो उसको इस जन्म में लेने से कौन रोक सकता है? इस ब्रह्मांड की पूरी 7 ही एनर्जी है, 7 तत्व है। सूर्य के अंदर 7 रेज निकलते हैं, उसी रेज से हमारा जीवन चलता है। वो सातों का सातों रेज जब हम अपने शरीर में ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हम कभी भी जन्म ले सकते हैं। तो जो 7वें के बाद जो अष्टम महीना होता है वो लग्नेश का होता है, यानी कि 7वें महीने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती, वो बच्चा बड़ा होता है। 9वें का सूर्य होता है, 10वें का चंद्रमा होता है, फिर से रिपीटेशन आ जाता है। तो जो मंथ उसको दिक्कत हो रही है 5वें महीने में, तो देखो भाई इसका उपाय करना है। 6ठे महीने में दिक्कत हो रही है तो कुंडली में एक देख करके वो महीना वो सेंसिटिव है, उस लेडीज को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और बताना चाहिए। तो ये 7 महीने के ग्रह आ जाते हैं, ये ज्यादातर प्रश्न कुंडली में हम देखते हैं। इसका विचार विशेष रूप से प्रश्न कुंडली में हम बात करेंगे, तब इनका विशेष करेंगे। तो ये हमारे गर्भ के अंदर 7 महीने के 7 जो प्लानेट हैं बड़ा भूमिका है। अब क्या होता है? पितृदोष। पितृदोष क्या होता है? जैसे पंचम भाव है ना, और 9 भाव में अंतर क्या है? ये संचित और प्रारब्ध का अंतर है। आप लोगों को पता है संचित और प्रारब्ध में अंतर क्या है? कौन बताएंगे? संचित में और प्रारब्ध में अंतर क्या है? प्रारब्ध जो प्रारब्ध मिल गया हमें, जैसे शरीर हो गया हमारा, हम्म, संचित जो मिलने वाला है, जो हम्म, जो कि अधूरे हमारा। कर्म है, संचित जो है, जो कर्म अधूरे रह गए थे वो इस जन्म में पूरे होंगे, और प्रारब्ध है जो हम लेके आए हैं, पूरे कर्म करके आए हैं। हम्म। और कौन बताएंगे प्रारब्ध और संचित? देखें मैं बता रहा हूँ, आप और अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। आप एक अकाउंट खुलवाया बचपन में, पढ़ लेते, हम भी पढ़ लेते, एक अकाउंट खुलवाया था तो उसमें पैसा जमा किया। तो बाद में बोले क्या बोलते हैं वो, स्टूडेंट अकाउंट था भाई, उसको सैलरी अकाउंट कन्वर्ट करा लो, आप सेविंग में कन्वर्ट करवा लो। ठीक था, हमने वो भी करवाया। तो बचपन से हमने उसमें कमा करके 1 करोड़ रुपया रखा। ठीक है, अब जब 1 करोड़ हो गया तब सरकार कहती है कि भाई इसका इंटरेस्ट तुमको पर साल 7 लाख रुपया मिलेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है दे दो भाई। तो वो जो 7 लाख हो गया ना वो हमारा प्रारब्ध है, यानी कि ये जो जन्म हमारा मिला है वो प्रारब्ध भोगने के मिला है। ये जो शरीर हमको प्रारब्ध से मिला है, तो ये जो प्रारब्ध है वो हमारा शरीर है। तो इस जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा प्रारब्ध से होगा। तो कहा संचित क्या है? तो कहा संचित 1 करोड़ है जो बैंक में पड़ा हुआ है, क्योंकि उस संचित को हम भोग ही नहीं सकते ना एक जन्मों में, क्योंकि अनेकों जन्म में जब से सृष्टि चल रही है तब से हम जन्म ले रहे हैं और अच्छे और बुरे कर्म कर रहे हैं। और सब वो क्या बोलते हैं क्रियमाण। क्रियमाण का मतलब होता है 3 कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म उसे करते कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं और जन्म के बाद जब हम मरते हैं और फिर जब दोबारा जन्म लेते हैं तो हमारे पूरे जन्म के किए हुए अच्छे और बुरे कर्म का लेखा जोखा करने के बाद अगले जन्म के लिए संचित और प्रारब्ध को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि आप एक कंप्यूटर लाए, आपने 10 साल कंप्यूटर चलाया, फिर 10 साल बाद क्या हुआ कि आपके बच्चे ने उस कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया। लेकिन फॉर्मेट किया तो पिताजी बोले कि भाई इसका बैकअप ले ले, बैकअप ले ले। अब देखिए एक चीज बता रहा हूँ। अब जैसे कि आपने हमको 12,000 रुपये दिया, मैंने कहा कि 12,000 रुपया तो हम ज्योतिष पढ़ा देंगे। अब आपने तो विश्वास करके हमको 12,000 दे दिया और बीच में ही हमने ज्योतिष नहीं पढ़ाया और भग गया। तो अब बताओ
आपका हमारे ऊपर बैलेंस रहा कि नहीं रहा? 100% रहा। किसी न किसी जन्म में तो हमको देना पड़ेगा। दूसरा उल्टा कर लो, मैंने आपको ज्योतिष पढ़ा दिया, इसके बदले आपने पैसे नहीं दिए, तो किसी ना किसी जन्म में तो दोगे दोगे ना। जब हम मर करके दूसरा जन्म होगा तो वो सॉफ्टवेयर बताएगा कि नहीं भाई इसका बैलेंस है, इसमें डालो। तो वो सारा का सारा लेखा जोखा करने के बाद परमात्मा चित्रगुप्त, हाँ हमारा जो सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग का जो लॉर्ड है चित्रगुप्त है, वो डिसाइड करते हैं कि इसका संचित कितना है, और उस संचित में इसको प्रारब्ध कितना, प्रारब्ध का मतलब है इंटरेस्ट, वो प्रारब्ध भोग के आएगा, फिर उसमें अच्छा और बुरा करेगा, उसके अनुसार दूसरा प्रारब्ध देगा। और हम क्या करते हैं कि एक गलती करते हैं, गलती पे किए जाते हैं, प्रारब्ध में फंसते 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 परमात्मा से बड़ा दूर चले जाते हैं। इसीलिए जो संत लोग होते हैं ना, वो प्रारब्ध की चिंता नहीं करते। आज चीज एक मैं आपको बड़ा भयानक सच बता रहा हूं, जितने भी बड़े संत हुए हैं, देख लेना, जितने भी बड़े संत हुए हैं उनकी मृत्यु बड़ा दर्दनाक हुआ। उठा करके देख लेना, इतना दर्दनाक मत पूछो। लेकिन कहने के लिए तो बड़े संत है, लेकिन उनको इतना कष्ट क्यों? अब इतना कष्ट क्यों होता है? क्योंकि वो अपना प्रारब्ध भोगना चाहते हैं। क्योंकि अभी ये वो प्रारब्ध नहीं भोगते, सॉरी, वो अपना संचित भोग रहे हैं। वो कहते हैं कि इसी जन्म में हम अपने 1 करोड़ को नष्ट कर लेंगे, और हम जो गृहस्थ लोग हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत आया नहीं, गुरुजी ये भी कर दो, पूजा कर दो, किसी से किसी तरह इस संकट को, अरे थोड़ा सा, एक व्यक्ति है, अब देखो अब क्या बताऊं, ज्योतिष की भी एक लिमिटेशन होती है। वो उठे तो उनको ठंड लग गई थी, गुरुजी कोई पूजा कर दो, अब ठंड लग गई है। हाँ, मैंने कहा ठीक है, संकल्प लेता हूँ, 2 पंडित को बैठाता हूँ, हाँ गुरुजी करो। उन्होंने 21,000 रुपये ही भेज दिए। तो भाई हम तो एक ठंड से डर जा रहे हैं, एक जुकाम से डर जा रहे हैं, तो हम अपना प्रारब्ध कैसे भोग पाएंगे, संचित कैसे भोग पाएंगे? नहीं भोग पाएंगे। इसीलिए हमें जो ये शरीर मिला है प्रारब्ध भोगने के लिए। हाँ, लेकिन कभी भी ऐसा कर्म हमारे द्वारा, मन बुद्धि वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा नहीं होना चाहिए कि जो इसका संचित बने वो बड़ा भयानक बने। तो हमेशा हमें जन कल्याण के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, और कभी भी जिसका कर्म है उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो संचित कर्म है वो पंचम भाव है, और जो प्रारब्ध है वो 9वां भाव है। तो आप मुझे ये बताएं, ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव कौन है, 9वां या पंचम? पंचम। पंचम, क्योंकि पंचम यदि गड़बड़ हो गया तो वंश मिट जाएगा। आप समझें, क्योंकि पंचम आपका वंश है, संतान है, आपका पुत्र है। तो पंचम यदि गड़बड़ हो गया तो आपका संचित ही नष्ट हो गया ना। हमें कभी भी हमारा संचित नष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा संचित कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हाँ, हमारा पंचम निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारा संचित बड़ा भयानक हो जाता, माने हमारे ऊपर 1 करोड़ का ओडी हो जाता है। अब बैंक वाले कहते हैं कि तुम्हें तो देना ही पड़ेगा, अब 7 लाख रुपया साल का, नहीं देगा तो बंद कर देंगे। तो वो संचित कभी भी हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अरे प्रारब्ध गड़बड़ होगा, आप सोचो ना, प्रारब्ध गड़बड़ होगा, इस जन्म में हम भोग के मर जाएंगे, अगला जन्म तो हमारा अच्छा हो जाएगा ना। लेकिन एक बार यदि संचित गड़बड़ हो गया तो करोड़ों जन्मों में हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए पंचम हम अपने पितरों से कोरिलेट कर सकते हैं। पितृ का मतलब हमारा फ्यूचर, और ऐसा शास्त्र में लिखा है कि हमारे पूर्वज ही हमारे घर आते हैं। मतलब हमारे रिलेशन के लोग ही हमारे परिवार में जन्म लेते हैं। यदि उनको आत्मा को कष्ट होता है तो हमारा घर आना छोड़ देते हैं। इसीलिए जिसके माता पिता या उन्हें माता पिता को कष्ट दिया ना, वो जाने के बाद बोलते हैं नहीं अब इस परिवार में हम नहीं आएंगे, क्योंकि आत्मा को सब पता है ना, हार्ड डिस्क आत्मा है ना हमारा।
चेतना जो है, चेतना के ऊपर ही हमारा जो हार्ड डिस्क आत्मा है, वो आत्मा जब शरीर को छोड़ करके जाता है ना, तो उसको पूरा लेखा जोखा ले करके जाता है ये शरीर का। ये जो आंखों के माध्यम से जो हम देख रहे हैं, वो सारा एक सारा रिकॉर्ड हमारे आत्मा में हो रहा है। कानों के द्वारा सब रिकॉर्डिंग चल रही है हमारे अंदर। जो हार्ड डिस्क है वो परमात्मा हमारा निकाल करके अपने कंप्यूटर में लगाता है, फिर चेक करता है कि भाई इसका क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम मर गए, सब हमारा यहीं पे रह गया, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखना, कंप्यूटर जब करप्ट होती है ना, तो कोई व्यक्ति कंप्यूटर के लिए नहीं मरता, उसके डाटा के लिए मरता। एक कंप्यूटर 10,000 की कंप्यूटर को लोग 10 करोड़ देने के लिए राजी हो जाते हैं कि भाई इसका डाटा तू निकाल दे। तो हमेशा याद रखना, कंप्यूटर की कोई वैल्यू नहीं है, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमारे डाटा की है। आज दुनिया डाटा की वैल्यू समझ रही है। हमारे ऋषि महर्षि लोग आज से करोड़ों वर्ष पहले वो डाटा की वैल्यू को जानते हैं। और इसको डाटा रखने के लिए हार्ड डिस्क की जरूरत होती है। हमारी डाटा मतलब ऐसा है, बिना हार्ड डिस्क में ही ऐसा प्रोग्रामिंग है कि वाईफाई की तरह हमारा डाटा है, हमारा डाटा वाईफाई की तरह है। तो पंचम एक बार यदि पीड़ित हो गया, तो जीवन में आप मान लें कि पितृदोष क्या, सारे के सारे दोष उत्पन्न हो जाएगा तुम्हारे। क्योंकि तुम्हारे वंश मिट जाएंगे, तुम्हारे घर बच्चा होना नहीं होगा। तुम पंचम भाव आनंद का है, जो पीड़ित हो गया, तुम जीवन में कभी आनंदित नहीं हो सकते, तुम कभी सुखी नहीं हो सकते, तुम कभी जीवन में सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, तुम कभी ज्ञानी नहीं हो सकते, तुम कभी पढ़े लिखे नहीं हो सकते। क्योंकि पंचम ज्ञान का है। अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो ज्ञान यदि पीड़ित हो गया तो व्यक्ति अज्ञानी हो जाता है, और जो अज्ञानी हो जाता है वो जीवन भर दुख भोग के मरता है। तो इसीलिए पितृदोष पंचम से ही उत्पन्न होगा और किसी भाव से नहीं हो सकता। प्रेत बाधा दोष भी पंचम से उत्पन्न होगा, श्रापित दोष भी पंचम से होगा, और इत्यादि। पंचम भाव पीड़ित है, पंचमेश पीड़ित है, पंचम में 2-3 पाप ग्रह है, पंचम कंबस्ट है, पंचम सूर्य और चंद्रमा, लिख लीजिए, पंचम सूर्य और चंद्रमा। यदि ये तीनों गड़बड़ हो गए तो जीवन में जितने निगेटिव दोष होते हैं ना, चाहे उसको प्रेत बाधा कर लो, भूत पिचास खाक्षनी डाक्षनी ब्रह्म पिचासनी, सारा का सारा दोष उसके ऊपर हावी हो जाएगा। क्योंकि सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है। आत्मा मन और पीड़ित हो गया, पंचम पीड़ित हो गया, तो बताओ बचा क्या। किसी के जीवन में यदि मन दूषित हो गया, विल पावर ही खत्म हो गया, और उसका फ्यूचर में कोई उन्नति का उम्मीद नहीं दिख रहा है, ऐसे व्यक्ति तो सुसाइड कर लेगा ना, उसका जीना भी व्यर्थ है। क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता तो जी क्यों रहा है। तो इसीलिए पंचम सूर्य और चंद्रमा, ये 3 ग्रह हमारे कभी भी गलत नहीं हो सकते। और यदि हो गए तो फिर उसको किसी यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान के माध्यम से वो चीजों को ठीक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप इसको मने कर दो कि भाई हमारे बस की बात नहीं। आप उपाय क्या करें भाई यदि ऐसा दोष आ गया है तो ऐसा दोष में सबसे पहले संतान गोपाल मंत्र का पाठ होता है, जो कि भगवान विष्णु है। हाँ, भगवान जो विष्णु है, वो देवकी के गर्भ से जब जन्म लिए तो देवकी ने भी उसी स्तोत्र की स्तुति की थी। हाँ, उसी को संतान गोपाल स्तोत्र बोलते हैं। देही में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणागत। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप हमारे घर पुत्र बन के आइए। पुत्रम देहि संदेहि, माने उसको पढ़े बड़ा आनंद आता है पढ़ने में। दूसरा, गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। क्योंकि देखिए इस प्रकार की जो चीजें है ना, वो विष्णु जी ही वो ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी को तो मतलब ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ब्रह्मा जी जुडिशियरी हैं, आप हमेशा याद कर लो। जुडिशियरी से आप उस चीज की उम्मीद कर सकते हैं क्या? आप बताओ, कोई व्यक्ति मर्डर कर लिया, जैसे बोले कि जैसा आप छोड़ दो, छोड़ देंगे क्या? वो तो और दफा पे दफा डाल देंगे, ले भाई अच्छा तो कोर्ट में सकाल रहा है कि मैंने मर्डर किया है। और विष्णु जी होते हैं ना, हमेशा याद कर लें, वो हमारे जो कार्यपालिका का सबसे बड़े हेड है।
हाँ, यदि हमने मर्डर कर दिया, विष्णु जी के शरणागत हो जाओ, प्रभु हमको बचा लो, तुरंत विष्णु जी फोन करते हैं पुलिस वाले को, एसपी को फोन करेंगे, भाई चार्जशीट तू चेंज कर दे। लेकिन अच्छा, भगवान, पंडित जी, सेकंड पूजा कौन सा बताया? संतान गोपाल मंत्र के बाद एक पूजा आपको बताया आपने? स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है? स्क्रीन से, हाँ। हो रहा है हाँ, इन वो छोटा। संतान गोपाल गोपाल। सहस्त्र नाम, हाँ, गोपाल सहस्त्र नाम अच्छा। का पाठ। तो जो विष्णु जी है वो हमारे कर्मों के फल को टाल सकते। देखो, जैसे कि हमने मोदी के शरणागत हो गए, मोदी ने एसपी को बोला कि भाई ये मर्डर किया, इसको छोड़ दे, तो वो छोड़ देता है, हमेशा याद रखना, एसपी छोड़ देता है क्योंकि मोदी का फोन आया। तो इसका मतलब क्या वो छूट गया है क्या? आप लोग बताएं, इसका मतलब क्या छूट गया है क्या? नहीं, वो उसने क्या किया, एसपी ने फाइल बंद करके ऑफिस में रख दिया। हाँ, अब एक बोला कि भाई जब तक मैं इस सीट पर बैठा हूं तेरा कुछ नहीं होगा, जैसे ही एसपी चेंज होगा फाइल खुल जाएगी। जब फाइल खुलेगी तो फिर रगड़े जाओगे। तो यानी कि हम जब विष्णु जी की सहस्त्र नाम करते हैं, आप लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, विष्णु जी वो राधे 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 सब जपते हैं ना, विष्णु जी सब गलतियों को माफ कर देते हैं। इसका मतलब ये मत भूलें तुम्हारी गलती माफ हुई है। विष्णु जी ने अपने जो नौसूर्यादि नवग्रह हैं उसको बोल दिया है कि भाई ये मेरा भक्त है, तो वो सभी डर गए। लेकिन वो भी इंतजार करेंगे, बेटा तू मर, फिर जब दोबारा जन्म ले फिर वो फाइल खुलेगी, एसपी हटेगा, दूसरा एसपी आएगी, फाइल खुलेगा। हाँ, लेकिन क्या जरूरी है कि दूसरा जो एसपी आएगा उसको मोदी बोलेगा ही कि भाई इसको छोड़ दे? उसके लिए भी दूसरे जन्म में तो भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। तो इसीलिए हम चाहे जिस जन्म में हो ना, भगवान विष्णु की भक्ति करते रहो। हाँ, और मैया की भक्ति करो तो और भी ज्यादा आसान है, लेकिन संतान के लिए विष्णु जी। दूसरा बात, हरिवंश महापुराण का पाठ करें। हाँ, क्योंकि जो हरि है, हरि, हरि का वंश मतलब क्या समझे? हाँ, हरि का वंश भगवान विष्णु का वंश हो गया ना। जब हम भगवान विष्णु की वंश का गुणगान गाएंगे तो भगवान विष्णु हमारे वंश का खुद उद्धार कर देंगे। मैं तो कहता हूँ सबको एक बार हरिवंश महापुराण का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि जब हरि के वंश के में हम बात करते हैं, श्रीमद् भागवत भी तो उन्हीं का है, लेकिन वो सूर्य वंशियों का। हाँ, और इसमें पूरे भगवान के वंशों का है, तो इसका पारायण करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चौथा क्या है, लड्डू गोपाल की सेवा करें। घर में वृंदावन जाएं और लड्डू गोपाल को बोले कि प्रभु आप चलो हमारे घर, नित्य हम आपकी सेवा करेंगे, और आपको जिस तरह मैं ले चल रहा हूं उसी तरह आप हमारे अंदर निवास करो, और इस सृष्टि में हमारे द्वारा आप प्रकट हो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। पांचवा उपाय क्या है, संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, लेकिन संतान गोपाल मंत्र से, तो भी संतान हो सकती। दुर्गा सप्तशती के अंदर अपार शक्ति है। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पावर आज के समय, हमने नहीं, पराशर जी ने कहा था, कलऊ चंडी विनायकम, कलऊ चंडी विनायकम, दो देवता जो हैं उनकी भक्ति से शीघ्र सफलता मिलता है, गणेश जी और दुर्गा जी। इसीलिए गौरी गणेश की पूजा करते हैं, बाकी छोड़ दो। अरे हनुमान जी बाद में आएंगे, विष्णु जी बाद में आएंगे, सबसे पहले आएंगे गौरी यानी कि दुर्गा जी और गणेश। तो अब लोग बोलता है ना गौरी गणेश का नाम लो, गौरी गणेश का नाम लो। माला जपने से पहले भी गौरी गणेश का नाम लेना होता है, क्योंकि जो माला जप रहे हो क्या उस माला का फल मिलेगा कि नहीं, ये भी डिसाइड करेंगे गौरी और गणेश। माला में भी सिद्धांत है कि सबसे पहले एक माला गणेश जी का जपो, तब माला जपो, उस माला का फल मिलता है, चाहे वो गुरु का मंत्र हो, हमारा इष्ट मंत्र हो, गुरु के द्वारा दिया मंत्र हो, कोई भी क्यों हो। तो कलऊ चंडी विनायक हो, और यदि साक्षात हम कलऊ चंडी विनायक की संपर्क में हो तब तो अपार शक्ति की कृपा है। और ऐसे भी देखें जो दुर्गा जी हैं वो ऐसे भी शक्ति के कारक हैं, क्योंकि देखो ना,
जितने भी देवता हैं उनके पास एक ही शक्ति है। जैसे विष्णु जी के पास सिर्फ चक्र है, शंकर जी के पास सिर्फ त्रिशूल है, हनुमान जी के पास सिर्फ गदा है, माँ भगवती के पास देख लेना सारे के सारे अस्त्र शस्त्र हैं। खड्गं चक्र गदे सुचा पपलिघाम छोलम भुसुंडीम शिरा शंखं समदधति करे स्मृणेनाम सर्वांग भूषावृताम। ना 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 मतलब उनके पास तो शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल बाण कृपाण सारा का सारा अस्त्र शस्त्र पड़े हैं। तो एक स्त्री के पास सारे के सारे अस्त्र शस्त्र है, लेकिन कौन सा अस्त्र कब चलाना है वो माँ भगवती को सब पता है। तो यदि माँ भगवती के शरण में हम जाते हैं फिर भी हमारा संचित ये पितृदोष इत्यादि से हमारा मुक्ति मिल सकती है। और छठा, कुंडली में जो ग्रह दोष बना रहे हैं उसके भी उपाय से उस दोष से मुक्ति मिल सकती है। तो हमें ये जो 6 उपाय हैं, ये 6 उपाय में से कोई एक उपाय उसको हम बता करके हम करवा सकते, ठीक ना। आज हमारा संतान के ऊपर का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ कि संतान कब होगा, कैसा संतान होगा, आस्तिक होगा नास्तिक होगा, भगवान का भक्त होगा। पंचम भाव पर यदि शुभ ग्रहों के तो भगवान का भक्त होगा नहीं होगा, यदि पाप ग्रह का प्रभाव है तो नास्तिक होगा ही। तो ये भी देखना हम कर सकते हैं। अब हमारा आगे का जो टॉपिक है वो एजुकेशन और प्रोफेशन का है कि हमें पढ़ना क्या चाहिए और हमें करना क्या चाहिए। तो एजुकेशन और प्रोफेशन में, हेलो हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, हेलो हेलो हाँ आवाज आ आवाज रही है। आ रही है, आ रही है। तो आप लोग मुझे एक बात बताएं, संतान में किसी को कोई डाउट है? संतान सर का जो हमने सर टॉपिक पढ़ा। एक प्रश्न है मेरा, जो ये सुपर कारण शरीर होता है यही संचित हेलो 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 सुन पा रहे हैं?